प्रतिबंधपुरम के महाराजा जिलानी जंग बहादुर ने अपने नाम के साथ असंख्य उपाधियां जुड़वा रखी थी, परंतु उसके नाम को अक्सर संक्षिप्त करके टाइगर किंग बना दिया जाता था। इसके पीछे एक रोचक कहानी है। जब उसका जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन टाइगर किंग को मरना होगा। युवराज केवल 10 दिन का था जब उसने ज्योतिषियों को ऐसा कहते सुना। बच्चा एकदम बोल उठा, उन सभी को जिनका जन्म हुआ है एक दिन मरना होगा। उसका कुछ अर्थ हो सकता था यदि तुम उस मृत्यु का ढंग भी हमें बता पाते। एक शिशु के मुख से इन शब्दों को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति चकित रह गया। अब मुख्य ज्योतिषी ने इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया। उसने कहा कि युवराज का जन्म वृषभ राशि की दशा में हुआ था। वृषभ तथा बाप आपस में शत्रु होते हैं, इसलिए मृत्यु एक बाप से आएगी। यह सुनकर युवराज जरा भी भयभीत नहीं हुआ। इसके विपरीत वह एक भय से भर देने वाली आवाज में बोला, अब बाघ सावधान हो जाएं। यह सारा ब्यौरा मात्र एक अफवाह था, परंतु प्रतिबंधपुरम में प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में बात करता और इसे एक चमत्कार कहता। उन्हें ज्योतिषियों की भविष्यवाणी याद थी और अक्सर वे इस पर चर्चा किया करते थे। जब युवराज वयस्क हुआ और राज्य का महाराजा बन गया तो यह अफवाह उसके कानों में भी पड़ी। प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य जंगल थे, उनमें बाघों का निवास था। महाराजा को एक पुरानी कहावत का ज्ञान था, अपनी आत्मरक्षा में आप एक गाय को भी मार सकते हैं। आत्मरक्षा में बाघों को मार देने में निश्चय ही कोई एतराज नहीं हो सकता था। महाराजा ने बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। उसे अत्यधिक रोमांच का अनुभव हुआ जब उसने अपना पहला बाघ मारा। उसने राजज्योतिषी को बुलवा भेजा और कहा, अब आप क्या कहते हैं? ज्योतिषी ने झिझकते हुए उत्तर दिया, महाराज चाहे इसी तरह 99 बाघ मार ले, किंतु आपको 100वें बाघ के विषय में बहुत सावधान रहना होगा। अब महाराजा ने प्रतिज्ञा कर ली कि वह अन्य विषयों की तरफ तभी ध्यान देगा जब वह 100 बाघ मार चुका होगा। एक घोषणा जारी कर दी गई कि महाराजा के अलावा राज्य का कोई भी व्यक्ति बाघों का शिकार नहीं करेगा। शुरू में महाराजा ने एक के बाद एक करके बहुत से बाघ मार दिए। कई बार उसे खतरों का सामना भी करना पड़ा था। एक अन्य अवसर पर उसके ऊपर अपना सिंहासन खो देने का खतरा भी आ पड़ा था। ऊंची पदवी का एक अंग्रेज अफसर प्रतिबंधपुरम में आया। उसे बाघों का शिकार करने का बहुत शौक था। उससे भी ज्यादा शौक उसे उन बाघों के साथ फोटो खिंचवाने का था जिन्हें उसने मारा होता था। आदतवश उसने प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करने की इच्छा प्रकट की, परंतु महाराजा अपने निश्चय पर इटा रहा। उसने शिकार की आज़ा देने से इनकार कर दिया। उस अंग्रेज अफसर के सेक्रेटरी ने महाराजा को संदेश भेजा कि आवश्यक नहीं था कि अफसर स्वयं बाप को मारे। महाराजा वास्तविक शिकार कर सकता था। अफसर के लिए तो केवल यही महत्वपूर्ण था कि वह बाघ के शव के ऊपर खड़ा होकर और अपनी बंदूक को पकड़े हुए अपनी एक फोटो खिंचवा ले, परंतु महाराजा ने तो इस सुझाव को भी नहीं माना, क्योंकि उसने एक अंग्रेज अफसर को अपनी इच्छा पूरी करने से रोक दिया था। महाराजा के ऊपर अपना राज्य खा देने का खतरा मंडराने लगा था। उसने अपने दीवान के साथ सलाह मशवरा किया और गहने बनाने वाली एक अंग्रेजी कंपनी को एक तार भेज दी। भिन्न भिन्न डिजाइनों वाली हौरे की कीमती अंगूठियों के नमूने भेज दीजिए। लगभग 50 अंगूठियां आ पहुंची। महाराजा ने उन सभी अंगूठियों को उस अंग्रेज अफसर की पत्नी के पास भेज दिया। राजा और मंत्री को आशा थी कि वह औरत 1-2 अंगूठियां चुन लेगी और बाकी अंगूठियों को वापस भेज देगी। कोई भी समय न खोते हुए उस औरत ने अपना उत्तर भेज दिया। आपके उपहारों के लिए आपका धन्यवाद। 2 दिनों के अंदर ही गहने बनाने वाली अंग्रेजी कंपनी की तरफ से 3 लाख रुपयों का बिल आ पहुंचा। महाराजा प्रसन्न था कि चाहे उसे 3 लाख रुपयों का नुकसान हुआ था, वह अपना राज्य बचा पाने में सफल रहा था। महाराजा के बाघ के शिकार के अभियान बहुत सफल सिद्ध होते रहे। 10 वर्षों के अंदर ही वह 70 बाघ मारने में सफल हो गया था, परंतु अब प्रतिबंधपुरम के जंगलों में कोई बाघ नहीं रह गए थे।
महाराजा ने एक शाही परिवार की कन्या से विवाह कर लिया। उसके ससुर के जंगलों में बाघों की संख्या काफी ज्यादा थी। महाराजा अंग जंग बहादुर जब भी अपने ससुर के राज्य में जाता, हर बार 5 या 6 बाघों को मार देता। ऐसा करते हुए प्रतिबंधपुरम के महल के स्वागत हॉल की दीवारों पर बाघों की 99 खालें सज गई। किंतु इस समय तक उसके ससुर के राज्य में भी कोई बाघ बाकी नहीं रह गए थे। महाराजा ज्यादा और ज्यादा बेचैन होता गया। जब वह 100वां बाघ नहीं पा सका, उसने जंगल को छोड़ने से इनकार कर दिया जब तक कि बाघ को ढूंढ नहीं लिया जाता। जैसे जैसे दिन बीते, उसका क्रोध और उसकी जिद खतरनाक होते गए। कई अधिकारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसने दीवान से भी इस्तीफा देने के लिए कह दिया। अपनी नौकरी बचाने के लिए दीवान ने वह सब किया जो भी वह बाघ को प्राप्त करने के लिए कर सकता था। अंत में उसने मद्रास, अब चेन्नई के पीपल पार्क से एक बूढ़ा बाघ मंगवा लिया। रात में उसने उसे अपनी कार में लाद लिया और उसे उस स्थान के नजदीक छोड़ दिया जहां महाराजा शिकार के लिए ठहरा हुआ था। सवेरे के समय वह बूढ़ा बाघ भटकते हुए महाराजा के सामने आ गया। वह वहां पर बहुत नम्रतापूर्वक खड़ा रहा। बहुत प्रसन्नता से भरकर महाराजा ने ध्यान से निशाना बांधा और गोली चला दी। बाघ ढेर होकर गिर गया। महाराजा ने बाघ को एक शानदार जुलूस के रूप में राजधानी में ले आने की आज्ञा दी। जब महाराजा अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया तो शिकारियों ने पाया कि बाघ अभी भी जिंदा था। महाराजा की गोली अपने निशाने से चूक गई थी। कोई भी नहीं चाहता था कि महाराजा को इस बात का पता चले, क्योंकि इससे महाराजा बहुत क्रोधित हो सकता था। इसलिए शिकारियों में से एक ने निशाना बांधा और गोली चलाकर बाघ को मार डाला। जैसे कि राजा ने आज्ञा दी थी, उसे शहर के बीच में से एक जुलूस की शक्ल में ले जाया गया और फिर उसे दफना दिया गया। उस पर एक मकबरा स्थापित कर दिया गया। कुछ ही दिनों के बाद महाराजा के पुत्र का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। अब तक तो महाराजा के पास अपने बेटे के लिए कोई समय नहीं रह पाया था। उसने अपना सारा ध्यान बाघों के शिकार पर केंद्रित कर रखा था, परंतु अब वह अपने पुत्र को एक विशेष उपहार देना चाहता था। उसने नगर में हर दुकान छान डाली। अंत में उसे एक खिलौनों की दुकान में लकड़ी का बना एक बाघ मिल गया। राजा ने सोचा कि यह एक सर्वोत्तम उपहार था। उस दिन पिता और पुत्र दोनों ही सारा दिन उस लकड़ी के बाघ के साथ खेलते रहे। उसे एक अनाड़ी बढ़ी ने बनाया था। इसकी पूरी सतह पर छोटी छोटी लकड़ी की छिपटें थी। इनमें से एक महाराजा के दाहिने हाथ में चुभ गई। उसने छिपट को बाहर निकाल दिया, किंतु राजा के हाथ में संक्रमण फैल गया। 4 दिनों में ही यह पूरी बाह में फैल गया। 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सकों ने ऑपरेशन करने का निश्चय किया। जब वे ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर आए, उन्होंने घोषणा की, ऑपरेशन सफल रहा था, महाराजा की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार आखिर 100वें बाघ ने टाइगर किंग से अपना बदला ले लिया।